ओके गाइस, तो मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है और आप लोगों के सामने है आज का नया चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, जिसका हम ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स वाला चैप्टर करने वाले हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हो सकता है सीबीएसई से ये चैप्टर कट हो, बट ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मैं तो ये समझूंगी, ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको स्कूल में ये चैप्टर नहीं पढ़ाया जा रहा तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि आप लोग ये चैप्टर यहाँ पर आकर पढ़ें, ठीक है। और जगह तो आपको नहीं करवाया जा रहा है ना। और अपनी नॉलेज के लिए आप लोग इस क्लास में जरूर आए, अवंती फेलोज की इस क्लास में, और इस चैप्टर को समझने की कोशिश करें, ठीक है। हाँ, वी नो, हमें पता है डिलीटेड है, बट स्टिल हम करवा रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर नहीं होगा तो फिर आप लोगों का ये चैप्टर कवर ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल है कि हम आप लोगों को ये चीज करवाएं। तो ठीक है, आप लोगों ने भी कोऑपरेट करना है। हम इस चैप्टर को बड़े इंटरेस्टिंग वे में करेंगे, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग वे में बनाकर आप लोगों को मैं समझाऊंगी ये चैप्टर। और एक इंपॉर्टेंट चीज और जो मैं बोलना चाहती हूँ, कि आप लोगों को आपके न्यू व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स शेयर हो चुके हैं, तो आप लोग प्लीज अपने न्यू लिंक्स को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जिनको नहीं हुए उनको शेयर हो जाएंगे। आपको मेल पर, आई एम रिपीटिंग, आपके मेल पर आपको लिंक्स आए हैं, तो आपने मेल चेक करनी है अपनी, ठीक है। और वहां जाकर आपने अपना नया ग्रुप ज्वाइन करना है, पुराना भी लीव नहीं करना है, नया ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। क्योंकि अब सारी नई इन्फॉर्मेशन, जो नई अपडेट्स हैं, आपको नए ग्रुप में आएंगी, क्योंकि अब थर्सडे से हमारा सेग्रीगेशन हो जाएगा, ठीक है। एंड हम अपनी न्यू क्लासेस में जाएंगे, तो न्यू ग्रुप भी ज्वाइन करना है, ठीक है। मेल मेल आपको आपकी ईमेल पर आएगा, अगर नहीं आया तो आ जाएगा, ठीक है। आपकी ईमेल आईडी पर अवंती फेलोज की साइट से आपको मेल, जो आपकी रजिस्टर्ड मेल है, उस मेल पर आपको आएगा, ठीक है। जैसे रजित को आ चुका है और बाकियों को भी आ गया होगा, तो एक बार जाकर मेल चेक करना और अपना न्यू ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगर नहीं आ रही तो एक दो दिन में आपको मेल आ जाएगी, फिर भी नहीं आती तो आप लोग मुझे मैसेज करके बता देना, ठीक है। चलिए, तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये जो हम करने जा रहे हैं। वैसे प्लांट फिजियोलॉजी थोड़ी बच्चों को बोरिंग लगती है, ठीक है। गुड रजित, आप ज्वाइन हो गए, दैट्स वेरी गुड। बट मेरी कोशिश रहेगी कि इस चैप्टर को मैं आप लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग बनाऊं, ठीक है। चलिए, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, तो हमने वैसे प्लांट्स के बारे में बहुत कम पढ़ा है ना आज तक। हम ह्यूमन बींग्स के बारे में हमने ज्यादा पढ़ा है, तो जरा प्लांट्स को एक मिनट के लिए साइड रखते हैं, हम अपनी बात करते हैं। ह्यूमन बींग्स में अगर हमें वाटर ट्रांसपोर्ट करना है, फूड ट्रांसपोर्ट करना है, या अंदर हॉर्मोन्स ट्रांसपोर्ट करना है, तो हमारी बॉडी में ये सारे मटेरियल कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? कौन बताएगा जल्दी से, हरी आप, चैट बॉक्स पे। हमारी बॉडी में ये सब कुछ कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? खाना खाया, पानी पिया, तो ये सब स्टमक में थोड़ी रहता है, ये पूरी बॉडी में जाता है। कैसे जाता है? ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? बिल्कुल हर्षिता, वेरी गुड, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है ना, पूरी बॉडी में। वेरी गुड गुंजन। सो ह्यूमन बींग्स में वी हैव अ वेल डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है एक बहुत प्रॉपरली बना हुआ, जिसमें ब्लड है, ब्लड वेसल्स हैं, पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है। तो कोई भी चीज अगर हमने भेजनी है तो वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाती है। लेकिन प्लांट्स में कभी सुना है आप लोगों ने प्लांट्स में खून होता है? प्लांट्स में कोई सर्कुलेटरी सिस्टम है इस तरह का ब्लड वाला? द आंसर इज नो, प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होता? न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट नहीं होते? हॉर्मोन्स यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये ट्रांसपोर्ट नहीं होते? बताइए, क्या प्लांट्स को जरूरत नहीं है इन चीजों की? प्लांट्स भी तो लिविंग है, प्लांट्स को भी तो जरूरत है इन सबको ट्रांसपोर्ट करने की। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो प्लांट्स में भी जरूरत है ना सब कुछ ट्रांसपोर्ट करने की, बिल्कुल गुंजन। तो इनको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग इसको चैप्टर को मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। इजी है, बिल्कुल मुश्किल चैप्टर नहीं है। एक बार सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसी क्लास में अगर आप सुन लेंगे अच्छे से, तो आपको फिर बार बार पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सिर्फ बेसिक्स हैं जो आपको क्लियर करने हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो हमने नहीं भी सुना होगा, बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। तो बढ़ते हैं आगे।
ठीक है, आर यू गाइज रेडी? आगे बढ़े, एक बार जल्दी से थम्स अप दे दीजिए मुझे इफ एवरीवन इज रेडी टू स्टार्ट दिस चैप्टर। हरी आप, जल्दी पूरा अपना जोश दिखाइए। एवरीबडी इज रेडी टू स्टार्ट दिस चैप्टर? चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, वेरी गुड। चलिए, तो हमने देखा कि प्लांट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, लेकिन उनको भी जरूरत है वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट करने की। ठीक है, तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट दो तरीके का होता है, एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब जरा हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट देखते हैं। शॉर्ट का मतलब क्या है? आसपास ही अगर सेल को ट्रांसपोर्ट करना है, सपोज एक सेल है, एक सेल के अंदर ही मुझे एक जगह से दूसरी जगह तक कोई सब्सटेंस भेजना है, ठीक है, या कह लो एक सेल है, उसके पड़ोसी सेल में मुझे कुछ भेजना है, बिल्कुल आसपास के दो तीन सेल्स में, इतना है शॉर्ट, इसको हम कहेंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट या तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू होगा या डिफ्यूजन के थ्रू होगा। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है? सेल के अंदर क्या मौजूद है, कौन सा मीडियम मौजूद है? साइटोप्लाज्म। तो अगर किसी चीज को सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसको किसको तैर कर जाना पड़ेगा? साइटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म में तैर कर जाना पड़ेगा, तो उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। यानी किसी भी चीज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होना है, सेल के अंदर ही अंदर मूव करना है, तो किससे मूव होगा? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से। और अगर सपोज एक सेल से दूसरे सेल में जाना है, तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस से भी मूवमेंट हो सकती है, शॉर्ट डिस्टेंस। तो डिफ्यूजन के बारे में हम बहुत डिटेल में इस क्लास में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो समझ आया आप लोगों को शॉर्ट डिस्टेंस? अब जरा लॉन्ग डिस्टेंस पे आते हैं। अब लॉन्ग डिस्टेंस का क्या मतलब है? प्लांट्स पानी कहाँ से लेते हैं बताइए? प्लांट्स में मुंह तो नहीं बना हुआ, हमारी तरह माउथ तो नहीं है, तो प्लांट्स कहाँ से पानी लेते हैं? प्लांट्स वाटर कहाँ से इनटेक करते हैं? रूट से। वेरी गुड गुंजन, हैप्पी, वेरी गुड। रूट्स से, है ना? तो रूट्स से पानी लिया। अब पानी रूट्स ने लिया तो क्या सिर्फ रूट्स में ही रहता है? नहीं, पानी जाएगा, लीव्स तक भी जाएगा, स्टेम्स तक भी जाएगा, फ्लावर फ्रूट सब जगह जाएगा। तो इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं? ये है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ये कौन सा ट्रांसपोर्ट है? दिस इज अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। सिमिलरली फूड कहाँ बन रहा है? फूड लीव्स में बन रहा है। ठीक है, तो फूड जो है उसको लीव्स से बाकी पार्ट्स तक जाना है, तो ये है लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है लॉन्ग डिस्टेंस, ये होता है वाया वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज दिस वैस्कुलर सिस्टम? पढ़ा हुआ है? वेरी गुड हर्षिता, एक्सीलेंट। जाइलम एंड फ्लोएम, ये जो है ये हमारे वैस्कुलर बंडल्स हैं। जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है? जाइलम वाटर को मूव करवाता है, और फ्लोएम फूड को। फ से फ्लोएम, फ से फूड। ठीक है, और ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। वेरी गुड गुंजन। ठीक है, तो अब जो जाइलम है जरा देखिए, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और वाटर प्लांट्स में कहाँ से एंटर हो रहा है? रूट्स से एंटर हो रहा है। तो रूट्स से पानी कहाँ जाता है? ऊपर ही जाएगा, और तो कोई रास्ता नहीं है, रूट्स के नीचे तो कुछ है नहीं। रूट्स के तो एक बार रूट्स में एंटर किया तो पानी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर वाली साइड। तो जाइलम में मूवमेंट किस तरह की हुई, जल्दी से बताइए? एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। जाइलम में क्या होती है? एक्सीलेंट गुंजन, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होती है। अब फ्लोएम में देखते हैं। अब फूड है, लीव्स में बना, सपोज लीव्स में बना और जाकर रूट्स में स्टोर हो गया। अब लीव्स खुद में इतना नहीं रखेंगे ना, लीव्स में बना फूड जाके रूट्स में स्टोर हो गया। ठीक है, गुंजन यू वांट टू आस्क समथिंग? आपका हैंड रेज्ड है, कोई डाउट है या गलती से हैंड रेज हो गया है? आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए अगर कोई डाउट है, नहीं तो मैं इस टॉपिक के बाद आपका डाउट लूंगी। ठीक है, एक साथ लेंगे। हाँ जी। सो अब फूड है वो जाके रूट में स्टोर होगा। आप मुझे बता सकते हैं कोई ऐसा प्लांट जिसमें रूट्स में फूड स्टोर होता है? कौन सा प्लांट है जो रूट्स में फूड स्टोर करता है? जल्दी से बताइए, बहुत छोटे होते हमने ये चीज पढ़ी हुई है। अभी उसका सीजन भी आ गया, सर्दियां आ गया ना, तो उसका हलवा बहुत मशहूर हो जाएगा। सर्दियों में हम उसका हलवा खाते हैं। कौन सी ऐसी सब्जी है जिसमें रूट्स में फूड स्टोर होता है? कैरेट, वेरी गुड, है ना, गाजर का हलवा। बिल्कुल बिल्कुल, हैप्पी।
सो ये जो फूड है, सपोज लीव्स में बना जाकर रूट्स में स्टोर हो गया, स्टेम्स में स्टोर हो गया, कहीं स्टोर हो गया। अब उसके बाद अगर किसी भी प्लांट के पार्ट को न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है, पत्ते झड़ गए तो अब खाना तो बनना बंद हो गया। तो अब जो फूड उसने स्टोर करके रखा हुआ था, वो स्टोर्ड फूड जो है वो दोबारा जिस प्लांट के पार्ट को चाहिए उसके पास चला जाता है, यानी कि फूड जो है वो री एक्सपोर्ट हो सकता है। लीव्स में बना, लीव्स से किसी और ऑर्गन में चला गया, फिर वहां से वो किसी और ऑर्गन में जा सकता है जरूरत पड़ने पर। तो इस टाइप के मूवमेंट को क्या बोलेंगे, जो बहुत सारी डायरेक्शंस में हो सकती है, इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? मल्टी डायरेक्शनल। तो फ्लोएम में फूड की मूवमेंट मल्टी डायरेक्शनल है और जाइलम की यूनिडायरेक्शनल है। ये चीज क्लियर हुई सबको? क्लियर हुआ ये सबको? ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था इस चैप्टर का। पूरा चैप्टर तो हमने अभी डिटेल में करना है, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे बड़े अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर रिस्पॉन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जैसे कि हमें पता है कि एक सेल में कोई चीज सेल के अंदर आ रही है या सेल के बाहर जा रही है, ये हमारा सेल है, ठीक है। सेल के अंदर जाना या सेल के बाहर जाना, तो उस मटेरियल को किस चीज को क्रॉस करके जाना पड़ रहा है? सेल में अंदर बाहर आने के लिए क्या क्रॉस करना पड़ रहा है मटेरियल को, उस सब्सटेंस को? सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ रहा है ना। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसका स्ट्रक्चर जरा अगर हम देखें, तो इसमें एक हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं और हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं। ये हमारा जो लिपिड की बाइलेयर मेम्ब्रेन है, ये किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की, है ना। ये मेम्ब्रेन हमारी लिपिड की बनी हुई है, लिपिड की मेम्ब्रेन है। तो जाहिर सी बात है, जो लिपिड में सॉल्यूबल है वही क्रॉस कर पाएगा। जो मटेरियल लिपिड में सॉल्यूबल है, इसमें घुल जाता है, तो वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा इजीली। मानते हो आप लोग इस चीज को? जो लिपिड में सॉल्यूबल है वो क्रॉस कर जाएगा। जैसे कि गैसेस हो गई, O2 CO2, दे कैन दे कैन पास इजीली। अग्री? सब अग्री करते हैं इस चीज के साथ? अगर कोई मटेरियल लिपिड में सॉल्यूबल नहीं है, इनसॉल्यूबल है, लिपिड्स में घुलेगा मिलेगा ही नहीं, जैसे कि हमारे आयंस हो गए, ये वाटर में मिल जाएंगे लेकिन लिपिड में नहीं मिलेंगे, तो क्या ये पास कर पाएंगे मेम्ब्रेन को? इनकी बनती ही नहीं है लिपिड्स के साथ, तो ये लिपिड्स क्रॉस ही नहीं होंगे, मेम्ब्रेन इनको क्रॉस ही नहीं होने देगी। बिल्कुल गुड मनीषा, दे कैन नॉट पास, है ना। और अगर कोई मटेरियल ऐसा जिसका साइज बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज साइज के पार्टिकल्स हैं, क्या वो मूव कर पाएंगे? वो क्रॉस कर पाएंगे? जैसे ग्लूकोज हो गया, वो भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये हमारी मेम्ब्रेन सिर्फ कुछ गिने चुने सब्सटेंसेस को पास होने देती है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं कि सिर्फ कुछ गिने चुने सब्सटेंसेस ही पास कर सकते हैं? जल्दी से बताइए, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी, सिर्फ परमिएबिलिटी। वेरी गुड, एक्सीलेंट हर्षिता, सिलेक्टिवली परमिएबल, बिल्कुल सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। इट मीन्स कि इस सेल मेम्ब्रेन के बहुत नखरे हैं, ये सिर्फ कुछ चीजों को पास होने देगी, कुछ चीजों को पास नहीं होने देगी। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है। तो अब देखें, प्लांट्स में मूवमेंट किस तरह की होती है, ट्रांसपोर्ट तीन तरह से होता है। एक सिंपल डिफ्यूजन है, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब हम इस क्लास में इन तीनों के बीच में बहुत क्लियर कट डिफरेंस समझेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इन तीनों के बीच में डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस क्लास आप लोगों के टिप्स पर हो जाएंगे इनके डिफरेंसेस, आपको इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं, सबसे पहले हम करते हैं डिफ्यूजन क्या है। अब ये जो डिफ्यूजन टर्म है बच्चों, ये आप लोगों ने पहली बार तो नहीं पढ़ी है,
8th क्लास में भी नाम सुना होगा डिफ्यूजन का, 9th में भी, 10th में भी, है ना, केमिस्ट्री में भी सुना है, बायो में भी सुना है। तो डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। बहुत बार ये चीज सुनी होगी आपने, आई एम श्योर ये पहली बार तो कोई नहीं सुन रहा +1 में आके, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। एम आई राइट? है ना? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है कि एक जगह पर जो सब्सटेंस है वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है और एक जगह बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है। जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और राइट साइड पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये एक डिफरेंस है इन कॉन्सेंट्रेशन, देयर इज अ डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है? इट इज द डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन। अगर एक जगह बहुत ज्यादा है सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन और एक जगह कम है, तो ये जो डिफ्यूजन है ये कैसे होती है? डिफ्यूजन की डेफिनेशन देखें। इट इज द मूवमेंट ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉल्यूट्स। गैसेस भी डिफ्यूज कर सकती हैं, लिक्विड्स भी कर सकते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स भी कर सकते हैं। उनकी मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेटेड रीजन टू लो कॉन्सेंट्रेटेड रीजन। वेरी इंपॉर्टेंट। डिफ्यूजन कैसे हो रही है? ज्यादा वाली जगह से कम वाली जगह तक, ठीक है, बिना एनर्जी लगाए। बिना एनर्जी लगाए मतलब दिस प्रोसेस इज रैंडम। रैंडम मतलब खुद ब खुद हो रही है, कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ ये आपको? क्लियर हुआ? और दूसरा, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। स्लो मतलब बहुत धीरे धीरे होता है। जैसे हम पार्क में टहलने जाते हैं ना, आराम आराम से चल रहे होते हैं, तो वैसे ही ये पार्टिकल्स बड़े धीरे धीरे मजे में अपने हाई टू लो जाते हैं, ठीक है। फास्ट नहीं है, बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है। ये पढ़ा हुआ है आपने, ये जस्ट एक रिवीजन थी, ठीक है। अब ये जो डिफ्यूजन है ये एक सेल के अंदर भी हो सकती है। सपोज सेल के एक जगह पर, एक पार्ट में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है किसी पार्टिकल की, तो एक जगह सेल के कम है, तो वो पार्टिकल्स जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से सेल के अंदर ही लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया में मूव कर जाएंगे, सेल के अंदर ही, या ऑब्वियसली एक सेल से दूसरे सेल में भी जा सकते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, इस सेल में किसी चीज की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, दूसरे में कम है, तो दे कैन मूव फ्रॉम वन सेल टू दी अदर सेल। तो डिफ्यूजन सेल के अंदर भी हो सकती है, ठीक है, सेल टू सेल भी हो सकती है, या थोड़े शॉर्ट डिस्टेंसेस में हो सकती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, डिफ्यूजन जो है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए है, ठीक है। उसके बाद ये लिविंग में भी होती है, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस में भी होती है। तो इसका कोई लिविंग सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है। डिफ्यूजन नॉन लिविंग में भी होगी, लिविंग में भी होगी, ठीक है। डिफ्यूजन कहीं भी ऐसा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा तो डिफ्यूजन अपने आप होगी, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है चाहे वो बाहर है, ठीक है। ये डिफ्यूजन हम लैब में भी अपना करवा सकते हैं ना फिजिकली, तो ये डिफ्यूजन लिविंग नॉन लिविंग सिस्टम दोनों में होती है। अब डिफ्यूजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा ध्यान से सुनिए। जो डिफ्यूजन है, इट इज द ओनली मीन्स फॉर गैसियस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना है, कौन सी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना है? O2 को, CO2 को। इन गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का एकमात्र तरीका है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के अलावा ये गैसेस किसी और तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती, ठीक है। इनफैक्ट हमारी बॉडी में भी डिफ्यूजन होता है गैसेस का। कौन बताएगा कहां पर हमारी बॉडी में डिफ्यूजन होता है? अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में भी डिफ्यूजन हो रहा है। कहाँ हो रहा है? लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा है हमने, हमारी बॉडी में भी गैसेस डिफ्यूज होती हैं। कहाँ पर? किसी को याद है? हरियप हरियप, कौन बताएगा? एल्वियोलाई देखा है? बिल्कुल गुंजन, वेरी गुड। रेस्पिरेशन में तनु, राइट। एल्वियोलाई क्या होता है? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे लंग्स में, है ना, जिसमें गैसेस आती हैं, और एल्वियोलाई के आसपास ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये एल्वियोलाई से ब्लड वेसल में अगर कुछ ट्रांसपोर्ट करना है, जरा जूम करके देखते हैं। गैसेस O2 अंदर आती है, C2 CO2 जो है वो ब्लड से एल्वियोलाई में जाती है। तो ये जो मूवमेंट है,
ये डिफ्यूजन के थ्रू ही हो रहा है, इवन हम में भी हो रहा है और प्लांट्स में तो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तरीका है डिफ्यूजन का। अब ये जो डिफ्यूजन है ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे। ये मैंने आपको बता दिया क्या है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अभी बताया कि कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ये बहुत जरूरी है। अगर ये मैंने सेंटर में एक मेम्ब्रेन ली, इसके मेम्ब्रेन के एक साइड और मेम्ब्रेन की दूसरी साइड मैंने इक्वल कॉन्सेंट्रेशन रख दी, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन रख दी, तो क्या डिफ्यूजन होगी? विल डिफ्यूजन भी पॉसिबल अगर दोनों साइड बराबर है। अरे ये जाएंगे कहाँ, दोनों तो सेटिस्फाइड हैं, यहाँ भी बराबर है यहाँ भी बराबर है, बिल्कुल हर्षिता, तो यहाँ पर तो कोई डिफ्यूजन नहीं होंगे। तो डिफ्यूजन के लिए सबसे जरूरी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का होना। उसके बाद मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बहुत जरूरी है। परमिएबिलिटी क्या होता है? एक मेम्ब्रेन में एबिलिटी होती है कि वो चीजों को अपने आप में से पास होने दे, ये मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी है। चाय, कई लोगों ने चाय पी होगी तो उसमें हम टी बैग डालते हैं, याद है? टी बैग। तो टी बैग में से क्या होता है, जो चाय पत्ती होती है वो, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूज होकर हमारे चाय में आ जाते हैं, ऐसे ही होता है टी बैग में। तो वो जो हमारा टी बैग है, वो बैग है जो, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो क्या है? परमिएबल है। अगर वो मेम्ब्रेन परमिएबल ना होती तो क्या हम चाय बना पाते? नहीं, है ना? तो परमिएबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अगर मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं होगी तो डिफ्यूजन ही नहीं होगी। वेरी सिंपल, है ना? अब नेक्स्ट इज टेम्परेचर और प्रेशर। बच्चे, अब टेम्परेचर और प्रेशर का क्या रोल है जरा ध्यान से देखिए। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी पर क्या असर पड़ रहा है? पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी मतलब पार्टिकल्स में उथल पुथल मच जाएगी, वो एक दूसरे में बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी मूव करने लग जाएंगे। बिल्कुल गुंजन। तो एज अ रिजल्ट हमारी डिफ्यूजन क्या हो जाएगी? बढ़ेगी या कम होगी? डिफ्यूजन का रेट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बिल्कुल मनीषा, ठीक है। सिमिलरली प्रेशर, प्रेशर मतलब हम धक्का मार रहे हैं पार्टिकल्स को कि तुम जाओ जाओ जाओ, हम उनको प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा? डिफ्यूजन फिर से बढ़ेगा। जितना ज्यादा हम उनको प्रेशराइज करेंगे वो उतना जल्दी मूव करेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर और प्रेशर का असर पता लग गया। साइज मैंने आपको पहले ही बता दिया है। टॉम एंड जेरी देखा है आप लोगों ने? टॉम एंड जेरी तो देखा होगा ना। ये छोटा सा हमारा जेरी है और टॉम जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो क्या होता था, जेरी आगे आगे भागता है और टॉम उसके पीछे पीछे, है ना? ऐसे ही होता है। और फिर क्या होता है, जेरी अपने छोटे से इसमें घुस जाता है होल में, और जेरी बेचारा जब भागता भागता हमेशा दीवार में बचता था। तो ये क्या हुआ, जेरी का साइज छोटा था, वो उस होल में से निकल गया। टॉम उस होल में से क्यों नहीं निकला? क्यों नहीं निकल पाता टॉम? टॉम दीवार में क्यों बचता था हर बार? क्योंकि टॉम का साइज जो है वो क्या है? बड़ा है। बिल्कुल हैप्पी, ठीक है। जेरी का साइज छोटा है, साइज छोटा है वो निकल जाता है। टॉम बड़ा है वो फंस जाता है, ठीक है। सो साइज जो है वो डिफ्यूजन पर मैटर करेगा। छोटा सब्सटेंस इजीली पास हो जाएगा, बड़ा सब्सटेंस स्टक हो जाएगा, पास नहीं कर पाएगा। उसके बाद सॉल्युबिलिटी मैंने आपको बता दिया। लिपिड में सॉल्यूबल है अगर कोई तो वो इजीली पास हो जाएगा, अगर लिपिड में सॉल्यूबल नहीं है तो वो पास नहीं होगा, ठीक है। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? हाइड्रोफिलिक कौन बताएगा? हाइड्रोफिलिक कौन होते हैं? हाइड्रोफिलिक जो वाटर लविंग होते हैं, है ना? जो वाटर को पसंद करते हैं। अगर ये वाटर को पसंद करते हैं तो लिपिड में क्या होते हैं? लिपिड में इनसॉल्यूबल होते हैं। तो अगर कोई हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है तो क्या वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा? ये हाइड्रोफिलिक सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा? The answer is no, it cannot pass the cell membrane.
ठीक है। सो जो सॉल्यूबल है वो पास कर जाएगा, जो सॉल्यूबल नहीं है वो पास नहीं करेगा। ठीक है। और एक चीज हमने देखी कि सबसे जल्दी गैसेस डिफ्यूज करेंगी, फिर लिक्विड्स, और फिर सबसे स्लो सॉलिड्स डिफ्यूज करेंगे। और एक चीज एनसीईआरटी में ये भी दी हुई है कि डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, ध्यान से, डिफ्यूजन इन सॉलिड is more than diffusion of solid। डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड का मतलब है सॉलिड पार्टिकल खुद मूव कर रहा है। तो ऑब्वियसली सॉलिड भारी है, सॉलिड पार्टिकल को खुद अगर मूव करना हो तो वो मुश्किल से मूव करेगा। ठीक है। लेकिन अगर सपोज सॉइल है, सॉइल के पार्टिकल्स सॉलिड हैं, उसमें से मुझे वाटर मूव करवाना है, तो सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर डिफ्यूजन ज्यादा इजीली हो जाएगी, बजाय इसके कि सॉलिड पार्टिकल खुद मूव करे। ये चीज क्लियर हुई? सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर मूव करना है तो आसान है, लेकिन सॉलिड पार्टिकल्स खुद मूव करेंगे तो डिफ्यूजन थोड़ा स्लो होता है। ये समझ आया? डिफ्यूजन के फैक्टर समझ आए? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आए, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है। चलिए, तो मैं ये चैप्टर ना आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी ना कि आप वैसे नहीं भूल पाएंगे। अब आप एग्जाम्पल लीजिए, सपोज आपका कोई फेवरेट सिंगर है, ठीक है, उसका शो लगा है, ठीक है, वो सिंगिंग करने आ रहा है, लाइव शो लगा है, ठीक है, आपके पास उसमें जाने के लिए पास चाहिए, एंट्री के लिए हमें पास चाहिए, है ना, होता है ना ऐसा, किसी शो पे जाना होता है तो हमें एंट्री के लिए पास चाहिए होता है। तो आप उस वहां पर गए, लेकिन आपके पास पास घर भूल गए, आपके पास पास नहीं है, तो आपने पास खरीदा था बट आप भूल गए, तो आपको एंट्री मिलेगी? आपको एंट्री नहीं मिलेगी, सिक्योरिटी गार्ड आपको रोक देंगे। ठीक है। तो सेम ही ऐसा होता है सेल के साथ। जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन सिर्फ उसी को पास होने देती है या तो जिसका साइज छोटा है या वो लिपिड में सोल्यूबल होता है। तो अगर उसका साइज बड़ा है या वो लिपिड में सोल्यूबल नहीं है तो उस केस में सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करने देगी? ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, क्या ये क्रॉस करने देगी उस मटेरियल को अगर उसका साइज बड़ा है या वो लिपिड में सोल्यूबल नहीं है? द आंसर इज नो। तो उस केस में क्या करें? भाई हमारा तो फेवरेट सिंगर है, हमें तो जाना है, तो फिर हम कैसे एंट्री लेंगे? इसका क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है? हम कैसे समझाएं उनको कि हमने पास खरीदा था बट हम घर पे भूल गए, हमें जाने दें? तो हमें क्या करना पड़ेगा? किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। व्हाट विल वी डू? वी विल टेक समवन्स हेल्प। तो सेम इज विद दीज पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स जाना चाहते हैं, मेम्ब्रेन को क्रॉस करना चाहते हैं, बट ये नहीं कर सकते, सो दे विल टेक समवन्स हेल्प। और इनकी हेल्प कौन करेगा? इनकी हेल्प कुछ प्रोटीन्स करेंगे जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि अगर सपोज मुझे एंट्री नहीं मिल रही तो कोई सिक्योरिटी गार्ड में से मेरा दोस्त निकल जाता है, जान पहचान का निकल जाता है, तो मैं क्या कहूंगी उसको? मेरी जान पहचान का है कि भाई मुझे थोड़ा सिफारिश कर दूंगी उसको कि मैं अपना कार्ड भूल आया घर पे, पास भूल आया, प्लीज मेरी एंट्री करवा दे। सिफारिश चलेगी? चलती है सिफारिश ना थोड़ा बहुत? तो उसे कहेंगे कि मेरी एंट्री करवा दे, तो वो क्या करेगा? वो डरता डरता हेल्प कर देगा। अगर वो मेरा बहुत खास फ्रेंड है तो वो मेरी हेल्प कर देगा। ठीक है। तो सेम काम उन प्रोटीन्स का है। अगर प्रोटीन का कोई खास दोस्त है जो नहीं मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पा रहा, तो वो प्रोटीन्स क्या करते हैं? वो हेल्प कर देते हैं उनको क्रॉस करने में। ठीक है। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? वो डिफ्यूजन जो प्रोटीन्स की मदद से हो रही है। ठीक है। और ये हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस की होगी, ये तो आपको पता है, लिपिड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। साइड से 100 की पत्ती दे दूंगा, इधर नहीं देनी है, इधर पत्ती देने की जरूरत नहीं है, हमने कोई एनर्जी नहीं लगानी। क्यों? क्योंकि हमारा दोस्त है यार, जान पहचान का है। पत्ती तो उसको देते ना अगर कोई जान पहचान का ना होता। ये फ्रेंड है, यहाँ पर पत्ती नहीं चलेगी, यहाँ पर हमने कुछ उसको रिश्वत नहीं देनी है, यहाँ पर वो सिर्फ दोस्त है, हमने सिर्फ उससे सिफारिश करनी है और हमारा काम हो जाएगा। यही डिफरेंस है, यही आपने समझना है कि यहाँ पे जो प्रोटीन्स है ये बेस्ट फ्रेंड है, ये फ्रेंड है, ये जानते हैं हमें। ठीक है। तो ये हमें पास करवा देंगे बिना कोई एनर्जी लगाए, बिना कोई रिश्वत दिए। ठीक है। रिश्वत नहीं देंगे हम। ठीक है। तो इस केस में रिश्वत क्यों नहीं दे रहे, इस केस में एनर्जी क्यों नहीं लग रही?
क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ हो रहा है, ये भी हाई टू लो ही जा रहे हैं पार्टिकल्स, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जा रहे हैं, तो एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। इसमें जो प्रोटीन्स हैं वो सिर्फ मदद कर रहे हैं बिना कुछ लिए, ठीक है, दोस्ती निभा रहे हैं, सिर्फ बिना कोई एनर्जी लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। पर वो ये कहेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए, क्लियर। अब देखिए, अब ये प्रोटीन्स हैं, ये सिर्फ अपने खास फ्रेंड की ही हेल्प करेंगे ना, हर किसी की तो हेल्प नहीं करेंगे एंट्री दिलवाने में। तो ये जो प्रोटीन्स हैं, देखिए कॉन्सेंट्रेशन हाई टू लो ही है। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो इस मेम्ब्रेन में इधर बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, इधर बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, तो उसको जाना तो चाहिए। वो यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो में, वो उसको जाना चाहिए, बट ये मेम्ब्रेन उसको जाने नहीं दे रही। तो कायदे से तो हाई टू लो है, ये इजीली चला जाएगा, बट ये मेम्ब्रेन इसको अलाउ नहीं कर रही जाने के लिए। तो फिर ये प्रोटीन्स की मदद लेकर चले जाएंगे। समझ आया मनीषा? है ये देखो रूल्स के अकॉर्डिंग ही है, पास तो इसने खरीदा ही था ना। ये हाई टू लो जा रहा है लेकिन मेम्ब्रेन उसको जाने नहीं दे रही है, तो ये हाई टू लो चले जाएंगे, हाई टू लो जाएंगे प्रोटीन्स की मदद लेकर, ठीक है। अब देखिए, ये जो प्रोटीन्स हैं ये सिर्फ अपने खास फ्रेंड्स की हेल्प करेंगे, दूर के रिश्तेदारों की कोई हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। इतना बड़ा रिस्क कोई अपने दूर के रिश्तेदारों के लिए थोड़ी लेगा। तो ये प्रोटीन्स बड़े स्पेसिफिक होते हैं, दे आर वेरी स्पेसिफिक। ये सिर्फ अपने जान पहचान के सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही पास होने देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और दूसरा, अब देखो ये चोरी छुपे हेल्प कर रहे हैं, ये जो प्रोटीन्स हैं ये चोरी छिपे हेल्प कर रहे हैं। तो अगर कोई इनहिबिटर आ गया, इनहिबिटर मतलब इसको रोकने वाला, इसका कोई हाई सीनियर आ गया, इसके है ना सिर पर आकर खड़ा हो गया, तो फिर क्या प्रोटीन हेल्प करेंगे? फिर ये प्रोटीन्स पास होने देंगे? किसी इनहिबिटर की प्रेजेंस में नहीं होने देंगे, ये डरते हैं, डरपोक हैं ये प्रोटीन्स, ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो प्रोटीन्स हैं दे आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, समझ आया इसका मतलब? कि अगर कोई इनहिबिटर आकर प्रोटीन के साथ जुड़ गया तो फिर ये हेल्प नहीं करने देंगे, ठीक है। कई पुलिस वाले ऐसे होते हैं ना, अगर उनका कोई सीनियर बैठा होता है आसपास तो फिर वो रिश्वत नहीं लेते, फिर वो डरते हैं, फिर वो हेल्प नहीं करते, फिर वो चालान काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई इनहिबिटर होगा तो ये अपनी एक्टिविटी रोक देंगे ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट समझिए। सपोज ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, इसमें ये 3 प्रोटीन्स जो हैं ये प्रेजेंट है, ये 3 प्रोटीन्स हैं। इसका भी दोस्त आ गया फर्स्ट वाले का, चलो इसने अपने पहले दोस्त को पास करवाने में लग गया, दूसरे का भी फ्रेंड आ गया, चलो ये भी इसको क्रॉस करवा रहा है, तीसरा प्रोटीन भी क्रॉस करवा रहा है। अब कोई फोर्थ बंदा आ गया, कोई फोर्थ इंसान आ गया जो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना चाहता है, ये तो तीनों बिजी हैं, तो क्या इसकी हेल्प हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, बिकॉज अब हमारे सारे प्रोटीन बिजी हो चुके हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ये ट्रांसपोर्ट का एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया। सैचुरेशन पॉइंट का क्या मतलब है कि अब सारे प्रोटीन्स बिजी हो गए हैं ट्रांसपोर्ट करने में, और किसी चीज को ट्रांसपोर्ट, और किसी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट नहीं करवाया जा सकता। इतना समझ आया? अब क्योंकि ये प्रोटीन्स हैं, देखो प्रोटीन्स के बारे में सबसे पहले तो ये स्पेसिफिक होंगे, बहुत सिलेक्टिव होंगे, ठीक है। फिर ये इनहिबिटर से डरते हैं, ठीक है। थर्ड, ये सैचुरेट हो सकते हैं। प्रोटीन्स की ये 3 खास चीजें समझ आई। प्रोटीन्स के 3 खास पॉइंट्स क्या हैं प्रोटीन के? अब ये प्रोटीन्स जो हैं, फोर्थ पॉइंट है सैचुरेशन। देखिए अगर हमारे पास 4 प्रोटीन्स हैं, 3 प्रोटीन्स हैं जो हेल्प करेंगे, तीनों ही बिजी हैं, तीनों में ही किसी ना किसी को पास करवाने में लगे हुए हैं सब्सटेंस को, और उसके होते कोई और फोर्थ सब्सटेंस आ गया, तो कोई प्रोटीन बिजी नहीं है, सारे प्रोटीन बिजी हैं, कोई फ्री नहीं है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या हुआ है, जो ट्रांसपोर्टेशन का रेट है ये एक मैक्सिमम लेवल पर पहुंच चुका है, सारे प्रोटीन्स जो है वो यूज हो चुके हैं, तो इट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन का एक मैक्सिमम लेवल पहुंच चुका है, जिसको हम कहेंगे सैचुरेशन। तो ये प्रोटीन्स जो हैं, ये गिने चुने प्रोटीन्स है ना जो हेल्प करेंगे, सारे बिजी हो गए तो सैचुरेशन आ गया, इससे ज्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते। हाँ जी समर जी, बड़े लेट ज्वाइन किया आपने। वी आर डूइंग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच चुका है।
अब आप सुन लीजिए जितना सुन सकते हैं, ठीक है, जितना हो सकता है उतना समझने की कोशिश कीजिए, फिर आप रिकॉर्डिंग सुन लेना इस क्लास की, ठीक है, समझ। अब ये जो प्रोटीन्स हैं, ओके आप ट्यूशन से आए हैं इसलिए लेट हो गए, चलो कोई बात नहीं। अब ये जो हमारे प्रोटीन्स हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है, या तो ये चैनल, अब देखिए इन्होंने हेल्प करनी है, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका ना, हमने तो इसको कहानी की फॉर्म में ही बना दिया। अब ये जो प्रोटीन्स हैं इन्होंने सब्सटेंसेस को पास करवाना है, तो ये दो तरह के हैं, या ये चैनल प्रोटीन्स हैं या ये कैरियर प्रोटीन्स हैं, ठीक है, दो तरह से हेल्प करेंगे। जो चैनल प्रोटीन्स हैं ये क्या करेंगे, ये एक सुरंग बना देंगे और उस सुरंग में से चोरी छिपे अपने दोस्त को निकालने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये अब ये जो सुरंग है ये दो तरह के हो सकते हैं, ये प्रोटीन्स या तो नॉन गेटेड हो सकते हैं, मतलब ऐसे प्रोटीन्स जिनमें कोई भी गेट नहीं लगा हुआ, हमेशा खुली रहती है, ऑलवेज ओपन। तो वो प्रोटीन जो हमेशा, वो टनल जो खुली ही रहती है हमेशा। कुछ प्रोटीन्स इस तरह के होंगे जो सुरंग में, जिनमें बहुत बड़े पोर्स होंगे, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम पोरेंस कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत बड़ा पोर प्रेजेंट होता है, समझ आया। दूसरे टाइप के चैनल प्रोटीन्स हो सकते हैं गेटेड प्रोटीन्स, जिनमें एक गेट लगा होता है, एक गेट लगा होता है, वो गेट खुलता है तभी पास हो सकते हैं, नहीं तो पास नहीं हो सकते, ठीक है। दो तरह के प्रोटीन्स हैं चैनल प्रोटीन्स, क्लियर हुआ। चैनल प्रोटीन्स भी गेटेड भी हो सकते हैं, नॉन गेटेड भी हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं कैरियर प्रोटीन। अब ये कैरियर प्रोटीन्स क्या है, जरा ध्यान से मेरे लेजर पॉइंटर को देखना। पहले ये जो कैरियर प्रोटीन्स है इनके पास दो गेट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन एक टाइम पे एक ही गेट खुलता है, वन एट अ टाइम ओपन होते हैं ये, ठीक है। ये तो जस्ट समर मैंने वैसे ही एक डायग्राम दिया है, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि गेटेड और नॉन गेटेड होते हैं। हम ये ज्यादा हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ आपने ये समझना है कि दो तरह के चैनल्स। उसके बाद कैरियर प्रोटीन। कैरियर का मतलब है कि इनमें दो गेट्स होंगे, वन टाइम पे एक ही गेट खुलेगा, ठीक है। टू गेट्स हैं, वन गेट ओपन एट अ टाइम। जरा मेरा लेजर पॉइंटर देखिए आप लोग। ये जो प्रोटीन है ये कैसे हेल्प करता है, इसका हेल्प करने का तरीका अलग है। पहले ये एक गेट खोलेगा, ये अपने दोस्त को अंदर लाकर छुपा देगा, अंदर लाकर छुपा देगा, फिर देखेगा कि रास्ता साफ है, इसको फिर इसको रिलीज कर देगा अपना दूसरा गेट खोल के। समझा आपने डिफरेंस? उसमें क्या था, उसमें तो एक सुरंग बनी हुई थी, यहाँ से जाओ और निकल जाओ। ये क्या करेगा, ये पहले उसको लेकर आएगा अंदर, फिर उसको छुपा के रखेगा थोड़ी देर, फिर उसके बाद जब रास्ता साफ होगा फिर उसको निकाल देगा बाहर। तो ये है कैरियर प्रोटीन, ठीक है, फुल प्रोटेक्शन, बिल्कुल विशाल, ठीक है, फुल प्रोटेक्शन देके उसको भेज रहा है। बिल्कुल, ठीक है। तो अब हम जरा चैनल प्रोटीन्स देखते हैं। जो चैनल प्रोटीन्स है मैंने आपको बता दिया, इनको चैनल प्रोटीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें बहुत बड़ा पोर होता है, लार्ज साइज के पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इन प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं, पोरेंस। और ये हमेशा खुले रहते हैं, इसमें कोई गेट नहीं होता, ऑलवेज ओपन पोरेंस, ठीक है। अब ये पोरेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये पोरेंस हमारे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज में प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों ने सुना है ये नाम, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज कौन से हैं, कौन से होते हैं? दो तरह के, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज हैं। इनको सेमी ऑटोनॉमस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें अपना डीएनए, खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। तो इनका आपने स्ट्रक्चर 8th क्लास, अभी 8th चैप्टर में पढ़ा है। इनकी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, पता है आप लोगों को, दे हैव अ डबल मेम्ब्रेन, सबने पढ़ा है ये, एक आउटर और एक इनर, पढ़ा है ना गुंजन। और ये भी पढ़ा होगा कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो ज्यादा परमिएबल होती है, इट इज वेरी परमिएबल, ये भी सुना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, वो ज्यादा परमिएबल क्यों है, दे आर परमिएबल बिकॉज ऑफ पोरेन, इनमें बहुत सारे पोरेन प्रोटीन्स होते हैं, इसीलिए इनकी मेम्ब्रेन परमिएबल है। तो पोरेन्स जो है ये कहाँ प्रेजेंट है,
ये हमारे प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होते हैं, उनकी आउटर वॉल्स में, आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आउटर में या इनर में, कौन से में होते हैं ये पोरेंस? आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं इन ऑर्गेनेलीज की या बैक्टीरिया के। ठीक है, तो ये बड़े से पोर्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पास होते हैं। अब वो पोरेंस जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मुझे बताइए वाटर को ट्रांसपोर्ट करने की क्यों जरूरत है? वाटर क्या खुद से नहीं जा सकता, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता? व्हाई डू वी नीड प्रोटीन्स टू ट्रांसफर वाटर? वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटीन क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? हु विल टेल? हैप्पी, आप बताइए। बिल्कुल मनीषा, वेरी गुड, क्योंकि ये लिपिड में इनसॉल्युबल है। वाटर तो लिपिड में सॉल्युबलाइज नहीं है, तो वाटर के लिए भी देखो, अगर सेल के अंदर पानी भी जाना है तो पानी भी प्रोटीन के थ्रू जा रहा है। तो वो पोरिन्स जो वाटर चैनल बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उन पोरिन्स को, उनको हम एक्वा पोरिन कहते हैं। और एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8 प्रकार के एक्वा पोरिन्स प्लांट्स में प्रेजेंट हैं। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? 8 टाइप्स के एक्वापोरिन, और ये बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आपको आना चाहिए ये चीज। ठीक है, क्लियर? अब हम जरा कैरियर प्रोटीन्स के बारे में देख लेते हैं। अब कैरियर प्रोटीन्स क्या हैं? जैसे कि विशाल ने कहा कि बिल्कुल फुल प्रोटेक्शन देते हैं, एक सब्सटेंस को इधर आकर जुड़ जाएगा और अपने आप इसको दूसरे एंड पे निकाल देंगे, ये ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब कैरियर प्रोटीन में 3 तरह का ट्रांसपोर्ट हो सकता है, 3 तरह का ट्रांसपोर्ट। देखिए, अब आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में, क्लास में या आसपास की रिश्तेदारी में कोई ऐसा दोस्त होता है जो अकेला रहकर खुश रहता है, ही इज वेरी हैप्पी, सारे काम अकेले करेगा, जहां जाना है अकेला जाएगा, है ना, उसको ज्यादा फ्रेंड्स बनाने पसंद नहीं है, होते हैं ना ऐसे लोग। तो ये जो कैरियर प्रोटीन है, ये भी क्या करता है, इसमें से कई बार जो मॉलिक्यूल्स अकेले ट्रांसपोर्ट होते हैं, इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट क्या है? इट इज द ट्रांसपोर्ट जिसमें मॉलिक्यूल्स अकेले ही जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई इंसान है वो अकेला ही जा रहा है, अकेला ही हर काम कर रहा है, ठीक है, उसको फ्रेंड्स की जरूरत नहीं है, तो उस टाइप की मूवमेंट को हम कहते हैं यूनिपोर्ट। ठीक है, अब आपकी क्लास में डेफिनेटली कोई 2 ऐसे भी होंगे, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, जो एक जो कहेगा दूसरा उसके अगेंस्ट ही जाएगा, हर टाइम लड़ते रहेंगे, हर टाइम एक दूसरे के एंटी रहेंगे। ठीक है, एक इधर जा रहा है तो दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इस टाइप की मूवमेंट को क्या कहते हैं हम? एंटीपोड, जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं। एक ही कैरियर प्रोटीन है, ठीक है, एक ही कैरियर प्रोटीन है, उसमें से अगर एक अकेला मॉलिक्यूल पास कर रहा है तो वो यूनिपोर्ट है, उसमें से 2 मॉलिक्यूल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में पास कर रहे हैं तो वो एंटीपोर्ट है, वो मूवमेंट एंटीपोर्ट है। अगर 2 मॉलिक्यूल्स बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक साथ जो भी काम करते हैं एक साथ करते हैं, तो वो क्या है? वो सिम्पोर्ट है। समझ आया? यूनिपोर्ट मीन्स जो अकेला कर रहा है, एंटीपोर्ट मतलब जो एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहा है, ठीक है, और सिम्पोर्ट मतलब 2 मॉलिक्यूल्स एक साथ जा रहे हैं। तो कैरियर प्रोटीन्स में ये 3 तरह की मूवमेंट होती है। क्लियर हुआ? कैरियर प्रोटीन क्या होता है? जो इसमें कोई टनल नहीं बनी हुई है, ये कैरियर प्रोटीन के साथ क्या होता है, पहले एक मॉलिक्यूल आकर जुड़ जाता है, ठीक है, फिर ये मॉलिक्यूल जब आकर जुड़ता है तो इस कैरियर प्रोटीन की शेप चेंज होती है, इसकी शेप चेंज होती है, और फिर ये पार्टिकल जो है जो आया था वो पास हो पाता है। ठीक है, तो इसमें कोई टनल नहीं बना हुआ, इसमें एक मटेरियल आके जुड़ेगा, फिर ये कैरियर प्रोटीन में कुछ चेंजेस आएंगे और फिर ये पार्टिकल जो है ये रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 तरह से मूवमेंट होती है, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट। क्लियर है? क्लियर हुआ ये सबको? अब अपनी थर्ड टाइप पर आए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आई एम श्योर आप लोगों को बड़ा मजा आने वाला है इसको समझने में। इसके लिए ना मैंने आपको बस एक एग्जांपल समझाना है, उस एग्जांपल से आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। दो पार्टिकल्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं तो उसको एंटीपोड कहते हैं, 2 पार्टिकल्स सेम डायरेक्शन मूव करते हैं तो उसको सिम्पोर्ट मूवमेंट कहते हैं। ठीक है,
ओके, अब जरा आप इस एग्जाम्पल पे आइए जल्दी से। छोटे होते आप लोगों ने ये झूला लिया है, एक स्विंग लिया है जिसको हम स्लाइड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ऊपर जाकर बैठना है और नीचे आते, सबने लिया होगा, सबको बचपन के दिन भी याद आ रहे होंगे, है ना। तो क्या करते थे हम, यहाँ से पहले ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर जाकर बैठ जाएंगे, फिर ऊपर से हम अपने आप को फ्री छोड़ देंगे और जू करके नीचे आ जाते थे। ऐसे ही होता था, बड़ा मजा आता था, स्लाइडर, है ना, बिल्कुल। लेकिन आप लोगों ने एक और कारनामे भी तो बहुत किए होंगे। ऊपर से नीचे तो आते ही थे, लेकिन आई एम श्योर कि आप सभी नीचे से ऊपर चढ़ने की भी बहुत बार कोशिश की होगी, की है कि नहीं, सच सच बताइए। शरारत ऐसी की है, बहुत बार फिसले भी होंगे। एक बार स्लाइड से नीचे आते थे, फिर नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करते थे सब। हम्म, सबको वो दिन याद आ गए, हाँ, वो प्लेग्राउंड याद आ गए। बहुत बार किया है ऐसा, बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए, जब ऊपर से नीचे आते थे तब हमें ज्यादा एनर्जी लगती थी, या नीचे से ऊपर जाते थे तो ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती थी? बहुत मजा आता था, बिल्कुल विशाल। ऐसा तो नहीं मन कर रहा कि अभी पढ़ाई पूरी छोड़कर बाहर झूले लेने चले जाएं? ऐसा नहीं करना, ठीक है, ये टॉपिक सुन के जाना है। नीचे से ऊपर जाने में क्या उतनी ही आसानी होती थी? नहीं, नीचे से ऊपर जाने में ज्यादा एनर्जी लगती थी, बिल्कुल। क्यों ज्यादा एनर्जी क्यों लगती थी? क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे थे, है ना, हम अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं, तो इसलिए एनर्जी जो है वो ज्यादा लगती थी। ऊपर से नीचे आने में हमें लेस एनर्जी लगती थी, क्योंकि ये अलोंग द ग्रेविटी था, बिल्कुल सही, है ना। तो अब अगर हमारे सेल में भी यही सेम सिस्टम है, सपोज हमारे सेल में क्या हो रहा है, इधर कोई सब्सटेंस लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, उसको मूव करना है यहां से हाई कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है, लो टू हाई ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये आसान नहीं होने वाला, ये उस तरह है बिल्कुल जैसे स्लाइड से ऊपर चढ़ के जाना है, ठीक उस तरह। तो यहाँ पर क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? बिल्कुल होगी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, हम अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं। हाई टू लो तो ऑब्वियसली है ना, हाई टू लो तो जाते हैं, लेकिन अगर हम लो टू हाई जाने की कोशिश करेंगे, इसको हम अप हिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, सेल को एनर्जी लगानी पड़ेगी अगर किसी चीज को लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन में भेजना है। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, ये वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं, ठीक है, और एनर्जी भी लगानी पड़ रही है। ये समझ आया आप लोगों को? स्लाइड से नीचे से ऊपर जाना, एक तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है और ऊपर से एनर्जी भी लगानी पड़ रही है। एनर्जी के साथ साथ आप मुझे ये बताइए, ऊपर से नीचे आते थे तो हम हाथ छोड़कर आ सकते थे, नीचे से ऊपर जाना था तो क्या हम बिना हाथ छोड़े ऐसे चल के जा सकते हैं? नीचे से ऊपर चढ़ते थे तो हमें सपोर्ट लेनी पड़ती थी, हेल्प चाहिए होती थी ना, वी नीड सपोर्ट, बिल्कुल। ये एग्जाम्पल कितना सेट बैठ गया ना इस पे, हमें सपोर्ट लेनी पड़ती थी। तो सेम यहाँ पर जब सेल लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन सेल में कोई जा रहा है तो उसमें भी हेल्प लेनी पड़ेगी। किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? इसमें भी प्रोटीन्स ही हेल्प करेंगे, और इन प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं पंप्स। तो वो प्रोटीन जो हमें अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाने में हेल्प कर रहे हैं वो है पंप्स। कंफ्यूज नहीं होना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में चैनल और कैरियर थे, यहाँ पर पंप्स हैं, ठीक है। तो ये पंप क्या करते हैं? ये एनर्जी लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी यूज करते हैं, एनर्जी ले लेते हैं और लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन में सब्सटेंस मूव करवा देते हैं। अब ये विशाल का वो एग्जाम्पल है, 100 की पत्ती दिखाकर एंट्री दिलवाना, ठीक है। इसमें क्या है, हमारी जान पहचान के नहीं है, एक तो हम है ना इलीगल काम कर रहे हैं, हमने पास भी नहीं खरीदा, हम बिल्कुल भी है ना वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम रिश्वत देंगे, है ना, रिश्वत देकर एंट्री करेंगे। तो ये है वो वाली केस। विशाल समझ आ गया? इफ विशाल इज देयर इन दिस कॉल। हाँ, विशाल का लीव हो गया, चलो कोई बात नहीं। सो
एटीपी लेकर, एनर्जी लेकर अगर जाना पड़ रहा है तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, प्रोटीन्स की मदद से हो रहा है, प्रोटीन की मदद से हो रहा है, अपहिल ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, पंप्स चाहिए इसमें, उन प्रोटीन्स का नाम क्या है? पंप। आपने घरों में भी तो देखा होगा, अगर कोई टॉप फ्लोर पे रहता है तो पानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए पंप लगाए होते हैं, हमने टुल्लू पंप लगाए होते हैं, सुना है नाम? तो पंप क्या करता है? नीचे से ऊपर पानी भिजवाने में हेल्प करता है। तो सेम प्रोटीन्स के केस में ये प्रोटीन वाले पंप भी यही कर रहे हैं। ठीक है, रिश्वत कैसे दे रहा है? एनर्जी देकर। ये जो पंप है ये एनर्जी ले रहा है और फिर पार्टिकल्स को मूव करवा रहा है। ठीक है, रिश्वत का मतलब है यहाँ पर स्पेंड करनी पड़ रही है। क्या स्पेंड करना पड़ रहा है? पैसा नहीं, पैसा नहीं चल रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है? एनर्जी चल रही है, एनर्जी लेकर होगा, खुद से नहीं होगा ये प्रोसेस। मतलब इट इज नॉट रैंडम, इट इज नॉट पैसिव, इट इज एक्टिव। एक्टिव इसका नाम ही इसलिए है क्योंकि ये एनर्जी लेकर हो रहा है। मनीषा समझ आया? इसका नाम ही एक्टिव इसलिए है क्योंकि इसमें एनर्जी चाहिए, खुद से नहीं होगा ये। अब आपके घर में अगर पंप होता है जो पानी पहुंचाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ना, बिना एनर्जी के तो पंप भी नहीं चलता। तो ये वो पंप है जो एनर्जी से चलेंगे। अब क्योंकि ये प्रोटीन्स हैं ये, तो ऑब्वियसली इसमें भी सैचुरेशन पॉइंट होगा। ये तो मैं अब नहीं समझाऊंगी दोबारा, ये तो आपको पता है सैचुरेशन का क्या मतलब है। सारे पंप यूज हो जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगी। ठीक है, प्रोटीन्स हैं तो ये स्पेसिफिक होंगे, सिर्फ कुछ ही सब्सटेंसेस को पास करेंगे, ये नहीं कि हर कोई पास हो रहा है। और इनहिबिटर से डरेंगे, डरपोक ये भी होते हैं, कोई इनहिबिटर आएगा तो इनकी एक्टिविटी रुक जाएगी। ठीक है, सो ये क्लियर हुआ। एक्टिव में बस इतना सा है, देखो कुछ भी नहीं था इसमें, क्या था? हमने इतना एक इजी से एग्जांपल से हमने सारा कंसेप्ट समझ लिया। कोई दिक्कत परेशानी इसमें है? एग्जांपल देखिए, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप, ये क्या करता है? ये सोडियम की लो कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ सोडियम की हाई कॉन्सेंट्रेशन है, मुझे लो से हाई भेजना है सोडियम। तो ये पंप क्या करता है? एनर्जी लेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी लेगा, 3 सोडियम को बाहर पंप कर देगा और 2 पोटेशियम को अंदर पंप कर देगा। 3 सोडियम आउट, 2 पोटेशियम इन। तो इस तरह से ये हमारा पंप चलता है। क्लियर हुआ? चलिए अब लास्ट टॉपिक करते हैं जरा सा। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में कॉमन पॉइंट्स मैं बताऊंगी आपको, डिफरेंसेस आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगर हम कॉमन देखें तो कॉमन चीजें क्या है, सिमिलैरिटी क्या है? दोनों में प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए तो दोनों सिलेक्टिव हैं, बहुत स्पेसिफिक हैं, सैचुरेट होने के चांसेस हैं, इनहिबिटर से डरते हैं और अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल है। इन पे ये डरते हैं, ये स्ट्रिक्ट कंट्रोल के अंडर है। ठीक है, अच्छा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव में डिफरेंस क्या होगा? कौन बताएगा? एक्टिव और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में डिफरेंस कौन बताएगा? हैंड रेज करिए, माइक में बोलेंगे। चलिए जल्दी से, चलिए सबसे पहले गुंजन ने हैंड रेज किया तो गुंजन बताएंगे। एक डिफरेंस बताइए जल्दी से गुंजन। क्या डिफरेंस है? माइक में, माइक में। मैम एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो उसमें एनर्जी नीडेड और फैसिलिटेटेड के अंदर एनर्जी की नीड नहीं होती। वेरी गुड, एक्टिव में एनर्जी चाहिए, एक्टिव में जो फैसिलिटेटेड में नहीं। प्रोटीन होते हैं वो उन्हें पंप्स बोलते हैं और फैसिलिटेटेड में प्रोटीन ही बोलते हैं। शाबाश, इसको प्रोटीन पंप बोलते हैं और फैसिलिटेटेड में हम चैनल या कैरियर कह सकते हैं, है ना? मैम डाउट है, हाँ जी, मैम जो प्रोटीन जो इन्हें ट्रांसपोर्ट कराते हैं किसी भी सब्सटेंसेस को, तो वो प्रोटीन वहीं चले जाते हैं, जैसे हायर से लोअर में जाएंगे तो लोअर साइड ही जाएंगे, वो प्रोटीन भी है वो। प्रोटीन कहीं नहीं जा रहे, प्रोटीन वहीं पे मेम्ब्रेन के अंदर है, वो तो उसके अंदर ही प्रेजेंट है, वो कहीं नहीं जा रहे, वो सिर्फ हेल्प कर रहे हैं उनको पास कराने में। ठीक है, प्रोटीन्स कहीं मूव नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं आपको ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में ये पिंक कलर का प्रोटीन है, ये तो फंसा हुआ है मेम्ब्रेन में, इंटीग्रेटेड प्रोटीन है, ये सिर्फ क्या करेगा? हेल्प करेगा पास होने में, खुद कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, मैम हायर टू लोअर जाते हैं, लोअर टू हायर जाने का क्या रीजन है? लोअर टू हायर मूव करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। कुछ कुछ सब्सटेंसेस, अगर सेल के अंदर हमें सोडियम की जरूरत है
लेकिन सोडियम और ज्यादा चाहिए हमें, ठीक है। सेल को या सोडियम को बाहर निकालना है हमने, जो थोड़ा बहुत प्रेजेंट है हमें उस सोडियम को भी सेल से बाहर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? खुद से तो सोडियम जाएगा नहीं, नहीं जाएगा ना खुद से, तो लो टू हाई। लेकिन हमने जो बचा कुचा है उसको भी बाहर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इस पंप के थ्रू बाहर निकलवाएंगे। समझ आ गया गुंजन? यस मैम। ठीक है, चलिए एक और डिफरेंस बताएगा कोई? इसमें एनर्जी चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। इसमें पंप्स कहते हैं, इसमें चैनल या कैरियर कहते हैं। ये अप हिल ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये डाउन हिल होता है। ये भी डिफरेंस है ना, ठीक है। सिमिलरली अगर हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन को देखें, अब देखिए अब सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मैं आप लोगों से पूछूंगा, मुझे आंसर चाहिए। फैसिलिटेटेड और सिंपल में सिमिलैरिटी तो ये है कि दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से हो रहे हैं, हाई टू लो, दोनों में एनर्जी नहीं चाहिए। इनमें डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा? सिंपल और फैसिलिटेटेड में डिफरेंस क्या है? हैंड रेज जल्दी से, नहीं तो फिर मैं नाम लेके बुलाऊंगी। जल्दी से हैंड रेज करिए, कौन बताएगा? गुंजन के अलावा और कौन बताएगा? और कौन है क्लास में? तनु, आप बताएंगे? मनीषा, कोशिश करिए, ट्राई कीजिए। हैप्पी, हर्षिता। अरे सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ट्राई कीजिए। इसमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? फैसिलिटेटेड में प्रोटीन्स की जरूरत नहीं पड़ती, ये प्रोटीन्स की मदद से होता है। सिंपल बिना प्रोटीन के ही हो जाता है, याद आया? ठीक है, अब प्रोटीन के साथ होता है तो ये स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक नहीं है। ये सैचुरेट हो सकता है, ये सैचुरेट नहीं होता। समझ आया? ये तीन डिफरेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने चाहिए। जरा ध्यान से इसको सुनिए, ठीक है। फिर ये एनसीईआरटी का टेबल है, आपको ये टेबल पढ़ना है। अभी इसको जानने के बाद ये टेबल बहुत इजी है स्टडी करना, ठीक है। चलिए तो एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं और फिर आपकी छुट्टी। इसका आंसर दीजिए, मैं देखती हूँ कितना समझ आया आप लोगों को। मुझे सभी की पार्टिसिपेशन चाहिए, जल्दी से। हरियप हरियप हरियप, चैट बॉक्स में आंसर नहीं आया कोई अभी तक। तनु इज सिंग ए, ओके 1A, ओके, इट मींस फर्स्ट को वोट ज्यादा है। और कोई ऑप्शन? चलिए तो बिल्कुल सही है फर्स्ट वाले, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है डज नॉट, नॉट मतलब कौन सा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में नहीं आता, दैट इज अपहिल ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल, फैसिलिटेटेड में प्रोटीन्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए तो ये सिलेक्टिव भी हैं, प्रोटीन्स चाहिए तो सैचुरेशन भी होगा, लेकिन ये अपहिल नहीं होगा, ये हाई टू लो ही रहेगा, लो टू हाई नहीं होता। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने इतना ही करना है। कैसी रही आप लोगों को आज की क्लास, कैसी समझ आई? हाउ वाज योर क्लास? गुंजन एक मिनट दीजिए, मैं आपका डाउट लेती हूँ। बाकी पहले मुझे ये बताइए, समझ आया आज जो हमने किया? ऑसम तो ठीक है, गुंजन की तरफ से ऑसम है, बाकी किसी ने नहीं सुना ध्यान से? अच्छा, अमेजिंग है, बट हम आंसर नहीं देते हैं। आंसर क्यों नहीं देते हैं अगर इतनी क्लास पसंद आती है? चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अच्छा लगा तो दैट्स वेरी गुड। बिल्कुल, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, आप उनको ध्यान से क्लास में सुन लीजिए, सुना करो, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अगर आपको डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं।